नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियाँ और उनका प्रभाव। ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियाँ और उनका प्रभाव। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि प्रशासनिक ढांचा क्या होता है, नीतियाँ क्या होती हैं, और उसके बाद देखेंगे उसका प्रभाव क्या था। यहाँ पे जो है ये दिया है प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचे की अगर बात करें तो कह रहा है कि जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ उन्हें 3 प्रेसिडेंसियों में बांटा गया। ठीक है, मतलब जिन पर अंग्रेजों का पूरी तरीके से अधिकार था वो 3 प्रेसिडेंसियां थी। पहली थी बंगाल, मद्रास और बम्बई। कौन कौन थी? बंगाल, मद्रास और बम्बई। बंगाल, मद्रास और बम्बई। 1853 ईस्वी में बिहार के पश्चिमी क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर उसे प्रशासन की एक पृथक इकाई बनाकर पश्चिमोत्तर प्रांत नाम दिया गया। तो जितनी लाइनें पढ़ते जाएं उतने क्वेश्चन बनाते जाएं। बिना क्वेश्चन के संभव ही नहीं है कि हम लोगों को सारी चीज़ें याद रह सके। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि जिन क्षेत्रों पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ उन्हें कितने प्रांतों में बांटा गया था? तो उनको 3 प्रांतों में बांटा गया था। वे 3 प्रांत कौन कौन से थे? तो वे 3 प्रांत थे बंगाल, मद्रास और बम्बई। 1853 में बिहार के पश्चिमी क्षेत्र को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर उसे प्रशासन की एक पृथक इकाई बनाकर पश्चिमोत्तर प्रांत नाम दिया गया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि बिहार के 1853 में जो है कौन सा नया प्रांत बनाया गया? तो पश्चिमोत्तर प्रांत बनाया गया। ठीक है, पश्चिमोत्तर प्रांत जो है वो किससे अलग किया गया था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। पश्चिमोत्तर प्रांत जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? तो 1853 में अलग किया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी जो है ये और पश्चिमोत्तर प्रांत जो है वो किसको नाम दिया गया था? तो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र को जो है नाम दिया गया था। बिहार के पश्चिमी क्षेत्र को किससे अलग किया गया था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चन उतनी ज्यादा हम कह सकते चीजों समझ में आएंगी। प्रारंभ में कंपनी के अधिकारी ही प्रशासन के अधिकारी थे। उनका कार्य राजस्व वसूल करना, इसके अतिरिक्त वे कुछ अन्य असैनिक कार्य भी करते थे, परंतु कंपनी के अधिकारी अयोग्य प्रबंधक थे। क्या कह रहा है कि प्रारंभ में कंपनी के अधिकारी ही प्रशासन के अधिकारी थे। तो यहां पे बनेगा कि पहले कंपनी के अधिकारी कौन थे? प्रशासन के अधिकारी थे। उनका कार्य राजस्व वसूल करना था, इसके अतिरिक्त वे कुछ अन्य असैनिक कार्य भी करते थे। ठीक है, तो जो पहले कंपनी के अधिकारी थे वो प्रशासनिक अधिकारी भी थे और राजस्व वसूल करने का भी काम करते थे। इसके अतिरिक्त वे कुछ असैनिक काम भी करते थे, परंतु कंपनी के अधिकारी अयोग्य प्रबंधक थे। कंपनी को भारतीय प्रशासन के तरीकों और कठिनाइयों की जानकारी नहीं थी। इससे भी चिंताजनक बात, पैसे के लिए उनका लालच था। कंपनी को धनी बनाने और अपने लिए धन एकत्र करने के लिए उन्होंने बंगाल का सबसे अधिक शोषण किया। परिणाम स्वरूप बंगाल लगभग बर्बाद हो गया। तो ये एक कहानी के रूप में हमें समझना है कि जो कंपनी के प्रशासन के अधिकारी थे, कंपनी के जो अधिकारी थे वही प्रशासनिक अधिकारी भी थे, वही राजस्व भी वसूल करते थे, वो वही जो है कुछ असैनिक कार्य भी करते थे। लेकिन कंपनी के जो अधिकारी थे वो अयोग्य प्रबंधक थे, उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। कंपनी को भारतीय प्रशासन के तरीके और कठिनाई की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। सबसे ज़्यादा चिंताजनक विषय ये था कि वो पैसे का उनको बहुत लालच था। कंपनी को धनी बनाने के लिए और अपने लिए धन एकत्रित करने के लिए जो है उन्होंने बंगाल का सबसे अधिक शोषण किया, और जिसकी वजह से क्या होता है, लगभग पूरा का पूरा बंगाल बर्बाद हो जाता है। किसानों और जमींदारों से उन्होंने जो है स्थानीय छोटे व्यापारियों व दस्तकारों को अपना माल कम कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया। तो यहाँ पर क्या कहता है कि किसानों और जमींदारों से उन्होंने स्थानीय छोटे व्यापारियों
व दस्तकारों को अपना माल कम कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया। इसके फलस्वरूप लोग राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों को परदेशी यमदूत मानने लगे। ठीक है, तो जो राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी थे, तो यहाँ पे परदेशी यमदूत किसे कहा जाता था? तो जो राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी थे उनको कहा जाता था। राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों को परदेशी यमदूत क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने किसानों और जमींदारों से उन्होंने स्थानीय छोटे व्यापारियों व दस्तकारों को अपना माल कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया था। इस स्थिति का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारियों ने अत्यधिक व्यक्तिगत धन जमा किया। ठीक है, तो कंपनी के अधिकारियों ने जो है व्यक्तिगत धन कैसे जमा किया? तो कंपनी के अधिकारियों ने जो है व्यक्तिगत धन कैसे जमा किया? किसानों और जमींदारों से उन्होंने स्थानीय छोटे व्यापारियों व दस्तकारों को अपना माल कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया, और इससे जो है उन्हें फायदा होने लगा और वो अपना पैसा कमाने लगे। इधर भारत में आम जनता का जीवन अत्यधिक दुखमय होता गया। विपत्ति के दिनों के लिए वे कुछ भी बचा कर रखने में असमर्थ हो गए, पर इसके परिणाम उन्हें 1770 से 1771 ईस्वी के अकाल में भुगतने पड़े। अकाल से बंगाल में लगभग 1/3 लोगों की मृत्यु हो गई। तो बंगाल में 1/3 लोगों की मृत्यु कैसे हो गई? तो अकाल से हो गई। बंगाल में अकाल कब पड़ा? 1770 से 1771 में। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में बनाया गया। कुशासन के कारण क्या होता है, बंगाल में एक बड़े स्तर पर अव्यवस्था फैल गई थी। ठीक है, किसकी वजह से? तो बंगाल में अव्यवस्था क्यों फैल गई थी? तो कुशासन की वजह से। कुशासन क्या है? मतलब ठीक से शासन ना होना। ठीक है, और इससे क्या होता है, ब्रिटिश संसद जो है उसको बाध्य होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले की जांच करनी पड़ती है। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके मामले की जांच करनी पड़ती है, जिससे ये पता लगता है कि कंपनी में जो ऊंचे पद पर लोग थे उन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है। ठीक है, उन्होंने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, और इसके लिए क्या होता है, भारत का संवैधानिक विकास होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत 1773 से 1753 तक, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनता है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट बनता है, 1793 में चार्टर एक्ट बनता है, 1813 में चार्टर एक्ट बनता है, 1833 में चार्टर एक्ट बनता है, और 1853 में चार्टर एक्ट। फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत अगर देखें तो 1858 से 1947 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है 1858 में, इंडियन काउंसिल एक्ट बनता है 1861 में, इंडियन काउंसिल एक्ट फिर बनता है 1892 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मार्ले मिंटो सुधार इसको नाम दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको नाम दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946 और माउंट बेटन योजना 1947। दोबारा से याद करना है कि भारत का जो संवैधानिक विकास है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत 1773 से 1753। तो 1773 से 1753 याद रखना है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत था उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत कब तक रहा है? तो 1773 से 1753 तक। ठीक है, 100 साल तक, 100 साल नहीं लगभग 80 साल रहा है। ठीक है, 1773 से 1753, 70 साल रहा है। ठीक है, तो 1773 से 1753, और उधर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत 1858 से 1947, 1858 से 1947 इधर ये इतने एक्ट बने हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1973, चार्टर एक्ट 1973, चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853। तो यहाँ पे चार्टर एक्ट एक साथ देख लो, 93, 13, 33, 53, 93, 13, 33, 53, 93, 13, 33, 53, 93, 13, 33, 53, 1793, 1813, 1833, 1853,
93 13 33 53, 93 13 33 53, 93 13 33 53, 93 13 33 53, 93 13 33 53, 93 13 33 53, ठीक है। तो चार्टर एक्ट है 93 13 33 53, ठीक है। 1793, 1813, 1833, 1853, उधर कितना है 73 84, 1773 1784, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। इधर हम देखेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935, 1940, 1942, 1946, 1947। 1958, 1961, 1992, 1909, 1919, 1935, 1940, 1942, 1946, 1947। दोबारा सुनो, याद करना है इसलिए सुनना पड़ेगा, याद नहीं करना आपकी मर्जी, ठीक है। 1858, 1861, 1892, 1919, 1909, 1919, 1953, 1940, 1942, 1946, 1947। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1861, 1892, 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947। उस समय कंपनी वित्तीय संकट में थी तथा ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड ऋण मांगा था। इस समय कहते हैं कि कंपनी जो है बड़ी दिक्कत में थी और ब्रिटिश सरकार से जो है लगभग 10 पाउंड का कर्ज मांगा था। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, इसलिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बना, ठीक है। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बना। भारत के मामलों में ब्रिटिश सरकार के यह पहला प्रत्यक्ष हस्तक्षेप था। कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने यह पहला कदम उठाया, ठीक है। यहाँ से कंपनी के हाथों से जो है सत्ता छीनने की कोशिश की जाती है। कंपनी के निदेशकों से कहा गया कि वे सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी सभी प्रकार के साक्ष्य ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि कंपनी के निदेशकों को जो है ब्रिटिश सरकार के सामने क्या प्रस्तुत करना पड़ा था। तो सैनिक और असैनिक और राजस्व संबंधी जितने भी साक्ष्य थे, ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार करने की विशेष व्यवस्था की गई। कंपनी की कलकत्ता की फैक्ट्री का अध्यक्ष बंगाल का गवर्नर होता था। अब उसे कंपनी के अधीन सभी भारतीय क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंबई और मद्रास के गवर्नर उसके अधीन होते थे। तो कंपनी की जो कलकत्ता की फैक्ट्री का अध्यक्ष होता था वो बंगाल का गवर्नर होता था। पहले जो बंगाल का गवर्नर होता था वो ऑल ओवर गवर्नर बन गया था, ठीक है। तो कंपनी की कलकत्ता की फैक्ट्री का अध्यक्ष जो था वो बंगाल का गवर्नर होता था, ठीक है। पहले क्या होता था कि जो कलकत्ता की फैक्ट्री का अध्यक्ष होता था वो बंगाल का गवर्नर होता था। अब उसे कंपनी के अधीन सभी क्षेत्रों का गवर्नर बना दिया गया। मतलब जो भी एरिया कंपनी के अधीन आते थे उन सबका वो गवर्नर जनरल हो गया था। मतलब मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो इसके अधीन आते थे। जो बंगाल का गवर्नर होता था उसके अधीन आते थे। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे गवर्नर जनरल की मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद काउंसिल बनाई गई, ठीक है। गवर्नर जनरल की मदद के लिए कितने सदस्यों की एक परिषद काउंसिल बनाई गई या परिषद बनाई गई या काउंसिल बनाई गई? तो 4 सदस्यों की। न्याय व्यवस्था के लिए इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम जज कौन थे? ठीक है, एलिजा इम्पे थे, ठीक है, एलिजा इम्पे। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम जज कौन थे? एलिजा इम्पे। याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम जज कौन थे? एलिजा इम्पे। प्रत्येक अधिकारी के लिए आवश्यक हो गया कि वह इंग्लैंड वापस लौटते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे, परंतु रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां जल्द ही स्पष्ट हो गई। हर एक अधिकारी को ये आदेश दिया गया था कि जब वो इंग्लैंड लौटता है तो वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे। पिट्स इंडिया एक्ट 1778।
इसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बनाया जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है। यह अधिनियम जो बनाया गया था, तो जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे, अब ये ऑफिशियल तौर पर बता दिया गया था कि उन पर जो है ब्रिटिश ताज का कब्जा है। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। ठीक है, तो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को कैसे अलग किया गया? कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक क्रियाकलापों को कैसे अलग किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों सैनिकों, असैनिक व राजस्व संबंधी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, तो व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में यथावत रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु, जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे उनके नियंत्रण के लिए और उनको जज करने के लिए कि क्या कर रहे हो, इसके लिए एक 6 लोगों का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ठीक है, इसके बाद 1786 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि गवर्नर जनरल को जो है परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार कब प्रदान किया गया? गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त कर अपने निर्णय लागू करने का अधिकार कब प्रदान हुआ? कुछ विशेष परिस्थितियों में। कब प्रदान हुआ? 1786 का अधिनियम आने के बाद। इसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आता है। इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 का जो चार्टर एक्ट आता है, इस एक्ट के तहत जो है कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो किस चार्टर के तहत जो है कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 1793 का जो चार्टर है। इस एक्ट में नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्यवस्था का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813। अब यहाँ पे चार्टर एक्ट 1793 अगर देखें तो 1793 में जो है कंपनी को 20 वर्ष के लिए जो है कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसके अलावा नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। इसके अलावा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। इसके अलावा देखेंगे तो 1793 का जो चार्टर एक्ट है, ये तो हो गया चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के द्वारा जो है भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट प्राप्त हो गई, किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर अधिकार रहा। चार्टर एक्ट जो 1813 आता है, इस एक्ट के द्वारा क्या होता है, भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत। ठीक है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस चार्टर एक्ट के साथ समाप्त किया गया? तो चार्टर एक्ट 1813 के साथ कुछ प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को भारत में से व्यापार करने की खुली छूट प्राप्त हो गई, किंतु कंपनी का जो है चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर नियंत्रण बना रहा। ठीक है, चाय और चीन पर जो है कंपनी का एकाधिकार अभी भी था। इसके अलावा जो है भारतीय राजस्व से
व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गई। इस चार्टर में कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया गया। भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गई। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम एवं पद्धतियां बनाई गई। तो मतलब कितना खर्चा करोगे, कितना नहीं करोगे, इसके लिए बहुत नियम बनाए गए। इस चार्टर ने कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य बना दिया। 1833 का चार्टर अधिनियम क्या है? इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित हैं। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश आधिपत्य वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार प्रतिबंध हो गया। क्या कह रहा है? इस कंपनी के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चाय व चीन के साथ व्यापार क्या हो गया? प्रतिबंध हो गया, प्रतिबंधित हो गया। इस अधिनियम में मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया एवं नए कानून के तहत बने कानूनों को अधिनियम कहा गया। तो जो पुराने कानून थे उनको क्या कहा गया? नियामक। पुराने कानूनों को क्या कहा गया? नियामक। नए कानूनों को क्या कहा गया? अधिनियम। ठीक है, पुराने कानूनों को क्या कहा गया? नियामक। नए कानूनों को क्या कहा गया? अधिनियम। मद्रास, बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। तो कहाँ के गवर्नरों को जो है विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया? तो मद्रास और बंबई के गवर्नरों को। तो या हम कह सकते हैं मद्रास और बंबई के गवर्नरों को जो है किस चीज से वंचित कर दिया गया? तो विधायिका संबंधी शक्ति से। ठीक है, विधायिका संबंधी शक्ति से। या यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि विधायिका संबंधी शक्ति से जो है मद्रास और बंबई के गवर्नरों को किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत वंचित कर दिया गया? तो 1833 का चार्टर। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो भारत का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया? 1833 का चार्टर अधिनियम के बाद। ठीक है, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें क्या क्या निहित है? तो नागरिक एवं सैन्य शक्तियां निहित हैं। इसके अलावा जो है इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसके द्वारा जाति वर्ण के आधार पर सरकारी पदों पर चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1833 का जो चार्टर है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन थी? तो धारा 87। इसके बाद 1853 का चार्टर आता है। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो किस चार्टर के तहत विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था की गई? तो 1853 का चार्टर अधिनियम। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना क्यों की गई? तो विधि निर्माण के लिए। ठीक है, तो या क्वेश्चन ये भी बन जाएगा, विधि निर्माण के लिए कितने सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई? तो 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, विधि निर्माण हेतु कितने सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई? तो 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया।
यहाँ क्या कह रहा है, विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्यों लागू किया गया, या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब लागू किया गया, ठीक है, या क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कैसे लागू किया गया। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो है विभिन्न क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर जो है लागू किया गया। परिषद की इस शाखा में निम्न संसद के तरह कार्य किया जाता था। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की परिषद में जो है 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव कहाँ से किया गया, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा। बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा। इसके बाद जो है भारत का शासन अधिनियम 1858 देखेंगे। वर्ष 1858 के बाद क्या होता है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में किए गए सुधारों का मुख्य उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना तथा साथ ही एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। तो 1858 का जो अधिनियम पास होता है वो इसलिए पास किया जाता है कि 1857 में जैसी घटना हुई थी जो कि मंगल पांडे के द्वारा की गई थी, ऐसी घटना कभी दोबारा ना हो और भारत को जो है, भारत का उपयोग जो है वो केवल ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। इस अधिनियम के तहत भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया, ठीक है। जब 1858 का अधिनियम आता है तो इसके तहत जो है अब भारत का जो शासन है वो पूरी तरीके से महारानी विक्टोरिया के अधीन हो जाता है। अधिनियम में गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। जो पहले गवर्नर जनरल का पद था उसका नाम क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो भारत का वायसराय। भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। जो वायसराय था वो भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। पहले यहाँ जो नियंत्रण बोर्ड होता था, जो निदेशक बोर्ड होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ ही जो है भारत में जो द्वैध प्रणाली थी वो समाप्त हो गई। सीधा यहाँ पे रानी का शासन हो गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 क्या है, तो 1861 के अधिनियम द्वारा जो है भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। तो यहाँ पे हो जाएगा कि संवैधानिक विकास का सूत्रपात कब किया गया, तो 1861 में। इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो 1861 के अधिनियम द्वारा क्या होता है, संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस कानून द्वारा क्या होता है, अंग्रेजों ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति या उदार निरंकुशता की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो सहयोग की नीति किसे कहा जाता है, सहयोग की नीति जो है वो कब प्रारंभ की गई, तो 1861 में। इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया, ठीक है। इसके माध्यम से कौन कौन से प्रयास किए गए, सबसे पहला प्रयास था भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयास, भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयास, ठीक है। 1861 के अंतर्गत 1861 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। 1861 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। क्वेश्चन तुरंत बन जाना चाहिए कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई, तो 1861 के अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई। तो यह क्वेश्चन ये भी बनेगा 1861 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को कौन सी शक्ति प्रदान की गई, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। या हम कह सकते हैं
अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको प्रदान की गई? तो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को कब प्रदान की गई? 1861 में प्रदान की गई। इस शक्ति का प्रयोग वह स्वविवेक से कर सकता था। गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई कि वह उद्घोषणा के द्वारा किसी भी प्रांत, प्रेसिडेंसी अथवा कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन कर सकता है अथवा नए प्रांतों का निर्माण कर वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल को कौन सी शक्ति दी गई? गवर्नर जनरल को कौन सी शक्ति दी गई? प्रांत, प्रेसिडेंसी और कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन कर सकता था। प्रांत, प्रेसिडेंसी और कमिश्नरी, प्रांत, प्रेसिडेंसी और कमिश्नरी, दोबारा सुन लो, प्रांत, प्रेसिडेंसी और कमिश्नरी की सीमा में परिवर्तन कर सकता था। इसके अलावा नए प्रांतों का निर्माण कर वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता था। ठीक है, और क्या कर सकता था? नए प्रांतों का निर्माण कर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता था। अब यहाँ पे जो अगला है वो हम लोग पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 क्या है? इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय, केंद्र और प्रांत, सेंट्रल और स्टेट, ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, यद्यपि बहुमत सरकारी सदस्यों का रहता था। ठीक है, इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि हुई। अब इससे आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति प्रदान हुई। परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं के भीतर प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 क्या है? भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके माध्यम से क्या क्या होता है? तो इसके माध्यम से होता क्या है कि इसके माध्यम से केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। ठीक है, इसके अलावा यद्यपि बहुत सरकारी सदस्यों का रहता था, बहुमत जो है किसका रहता था? सरकारी सदस्यों का रहता था। इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि हुई। अब इससे आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हुई। क्या कह रहा है कि इस अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु क्या किया गया है? इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि हुई। अब इससे आर्थिक नीति तथा बजट पर बहस करने की अनुमति प्रदान हुई। ठीक है, आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने की अनुमति प्रदान हुई। परिषद के सदस्यों को जनहित से संबंधित मामलों में कुछ सीमाओं के भीतर प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1909 में क्या होता है कि इस अधिनियम को मार्ले मिंटो 1909 क्या है? अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस नाम से जाना जाता था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, जो लॉर्ड मिंटो थे वो भारत के राज्य सचिव थे तथा लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। लॉर्ड मार्ले कौन थे? इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। तो इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव कौन था? प्रश्न समझिए, इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव कौन था? तो ये थे मार्ले, लॉर्ड मार्ले, सॉरी। और वायसराय जो था वो भारत में वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय परिषद में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। ठीक है, तो केंद्र में इनकी संख्या कितनी हो गई? 16 से 60 हो जाती है और प्रांतीय परिषद में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 क्या है? तो
1919 क्या है, और ये सारी चीज़ जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हम यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। और इसमें देखते हैं नया क्या ऐड कर सकते हैं।